स्वागत है आपका मुकाबला में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। लोकसभा में आज अडानी का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया गया। भारत जोड़ो यात्रा पूरी करके पहली बार पार्लियामेंट में पहुंचे राहुल गांधी ने पहले तो अपनी यात्रा की चर्चा की और फिर अपने फेवरेट टॉपिक अडानी अंबानी हम दो हमारे दो पर आ गए। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तब भी वो इस मुद्दे को लेकर हमलावर थे और आज जब यात्रा खत्म हो चुकी है तब भी वो इसी मुद्दे को लेकर एक्टिव है। आज पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने अडानी का नाम लेकर सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा किया। राहुल जब बोल रहे थे तो स्पीकर ने कई बार उनको टोका। सरकार के मंत्रियों ने ऐतराज भी जताया। राहुल अपने साथ एक पोस्टर भी लाए थे जो उन्होंने सदन में दिखाया, जिस पर भी काफी हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप पर कई तरह के सवाल करते हुए क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री से जवाब तलब किया। राहुल ने पीएम से क्या सवाल पूछे ये हम आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी के आरोपों के जवाब देने के लिए बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है, कौन कौन से नेताओं के बयान आ चुके हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्या 2019 में जैसे राहुल गांधी ने राफेल और चौकीदार चोर है का मुद्दा उठाया था, 2024 में क्या वो अडानी अंपायर को लेकर वही ट्रिक आजमाने जा रहे हैं? क्या मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को फिर वही हथियार वो इस्तेमाल करेंगे जो 2019 में फेल साबित हो चुका है? क्या प्रधानमंत्री की इमेज और उन पर पर्सनल अटैक राहुल गांधी के पॉलिटिकल मेकओवर प्लान का हिस्सा है? कुरुक्षेत्र में आज इसी पर बात होगी, लेकिन पहले राहुल गांधी का बयान सुनिए। एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। यह नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अडानी 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 अडानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे तो 2-3 सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अडानी जी हैं ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे यह सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अडानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि ये अडानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं। पहले ये 1-2 बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अडानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अडानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अडानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अडानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई, ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई, और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है। जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है। मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे? इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। जफर इस्लाम जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है आपका। जफर सरेशवाला जुड़ रहे हैं, बिजनेसमैन है, आपका भी स्वागत है। विजय सरदाना को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। गुरदीप सप्पल हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, आपका भी स्वागत है। जफर सरेशवाला जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। एक आरोप जो बहुत गंभीर आरोप है और बहुत
बार लगा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार विदेशों में जाकर अडानी के लिए बैटिंग करती है, उनको ठेके दिलवाती है। आप भी बिजनेसमैन हैं, आप भी इस प्रक्रिया को समझते होंगे। क्या यह इतना आसान है कि किसी बिजनेसमैन के लिए विदेश में जाकर किसी सरकार से बातचीत करके टेंडर उसको दिलवा देना? देखिए हमेशा से जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर, यानी आप देखेंगे इवन मनमोहन सिंह साहब उससे पहले, तो जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मुल्क के या इवन प्रेसिडेंट जब भी जाते हैं विदेश में, तो उनके साथ एक बिजनेस डेलीगेशन होता है। और मेरा खुद एटलीस्ट 7-8 विजिट में जाना हुआ। जब प्रधानमंत्री गए तो मैंने हमेशा देखा कि यानी हिंदुस्तान के जो चोटी के बिजनेसमैन हैं जितने भी, वो सब साथ में होते हैं। बैंकर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, या और उसमें ख़ास तौर से जिस मुल्क में जाते हैं और उस मुल्क का जो ख़ास इंडिया एक्सपोर्ट कर सकती है या वो इन्वेस्ट यहाँ कर सकते हैं, तो उस फील्ड के इंडस्ट्रियलिस्ट ख़ास होते हैं। शुरू में पहला विज़िट जो था प्राइम मिनिस्टर साहब का जापान का, तो उसमें जितने भी नामवर जो हमारे मुल्क के 10, 12, 15 जो हैं वो सब थे साथ में। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो भी वो, और मैंने खुद फॉरेन इन्वेस्टरों को बुलाया है अपनी कंपनी के लिए, वो तेल निकाल देते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपका किससे ताल्लुक़ है या नहीं है, आपका बिजनेस कैसा है, आपके बिजनेस के फंडामेंटल्स कैसे हैं, और 1 रुपया डाल के कितना निकलने वाला है, वो उनका स्टैंडर्ड होता है। कोई प्रधानमंत्री या कोई ऑफिसर या सरकार का कोई आदमी वो मदद आपकी बिल्कुल नहीं कर सकता। बहुत तो आपके अगर ताल्लुकात हैं तो जिसको कहते हैं ना, वो दरवाज़ा खोल सकते हैं आपके लिए, बस। उसके बाद तो आपके अंदर में कितना दम है, आपकी कंपनी में कितना दम है, आपके प्रोडक्ट में कितना दम है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये लोग पैसे लगाते हैं। यानी ये बिल्कुल आसान नहीं है। ताल्लुकात की बुनियाद पर कोई दुनिया में पैसे नहीं लगाता। हम खुद अपने यहाँ, भाई मेरा कितना भी अच्छा बिजनेस है, मैं अपने कजिन को या अपने दोस्त को नहीं लगवा सकता। वो कहते हैं हमारे यहाँ एक बात है कि भाई दोस्ती अपनी जगह पर जी, पैसा अपनी जगह पर। तो कोई भी निवेश करता है या इन्वेस्ट करता है, वो आपकी रिश्तेदारी, आपके ताल्लुकात को बिल्कुल नहीं देखता। ये तो विदेशों में काम मिल सकता है, अगर प्रधानमंत्री से कोई कनेक्शन हो, जान पहचान हो, तो विदेशों में काम मिल सकता है, कोई ठेका मिल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री के साथ जाकर भी बस वो दरवाजा खुल सकता है, और प्रधानमंत्री को एक को थोड़ी लेके जाते हैं। उनके साथ हिंदुस्तान का जितना भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, 15 या 16 जो बड़े बड़े हैं, वो सब जाते हैं साथ में। कोई ठेका आपके ताल्लुकात की बुनियाद पर बिल्कुल नहीं मिल सकता। ये तो मैं एज अ बिजनेसमैन, और जिसने अपनी कंपनी को पिच किया है बाहर विदेश में, उसकी बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि ताल्लुकात बिल्कुल काम नहीं आ सकते। ठीक है, गुरदीप सप्पल के पास चलते हैं। आपके पास जफर जी मैं वापस आऊंगा। गुरदीप सप्पल जी, एक तो बिजनेसमैन कह रहे हैं कि पूरा डेलीगेशन जाता है, लेकिन आप लोगों का जो सवाल है, क्या ये 2024 को लेकर है? क्या ये जो प्लॉटिंग की जा रही है 2024 को लेकर की जा रही है? क्या ये आरोप लगाए जा रहे हैं? इसमें यह भी कहा जा रहा है कि सबूत नहीं है। बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं आपके पास अगर कोई सबूत है तो पेश करें, लेकिन इस तरह के आरोप जो आप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद लगा रहे हैं, ये कहना है बीजेपी नेताओं का। गुरदीप जी। विवेक जी, जो सवाल आपने जफर साहब से पूछे, अच्छा होता वो मुझसे भी पूछते, क्योंकि जवाब उन सवालों के देने की जरूरत है। ये बात सच है कि आमतौर पे जफर साहब जैसे बिजनेसमैन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड विदेशों में होता है, लेकिन जो सवाल हमारे बीजेपी से है, जो जफर साहब से नहीं है, वो ये है कि कितनी बार प्रधानमंत्री जी के प्लेन में 9 साल में अडानी जी को छोड़कर दूसरे बिजनेसमैन गए हैं। अडानी जी गए हैं, ये हम लोग जानते हैं। बीजेपी बताए कितनी बार अडानी जी गए और कितनी बार औरों को लेकर गए अपने प्लेन के अंदर। ये पहली बात। दूसरी बात, जो जफर साहब जैसे बिजनेसमैन, जो जेन्युइन बिजनेसमैन है, उनके साथ उपलब्ध नहीं है, वो भारत सरकार की कई जगह पे सॉवरेन गारंटी कि भारत सरकार पीछे खड़ी है, या जैसे ऑस्ट्रेलिया में जब कोल बिडिंग हुई तो एसबीआई की चेयरमैन को ले जाके वहीं पे वहीं गारंटी की भैया एसबीआई बैंक पीछे खड़ा है।
ये आम बिजनेसमैन को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है जो कि अडानी साहब को उपलब्ध है। ये इस बात का सच है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज की तारीख में ये भारत सरकार बताए या जफर साहब, जो बीजेपी के जफर साहब हैं कभी साथ में हमारे, वो बताएं कि कितने, मैं जफर सरेशवाला साहब की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, कि कितने ऐसी कंपनियों को पिछले 8 साल में अडानी जी ने टेक ओवर किया है जिनको एनसीएलटी के थ्रू दिया गया है, और उसमें कितने परसेंट हेयर कट दिया गया है अडानी जी को। हेयर कट का मतलब होता है विवेक साहब कि मान लीजिए 1000 करोड़ का आपके ऊपर किसी कंपनी के ऊपर लोन है, और उस 1000 में आप 80% 85% बैंक का माफ करवा देते हैं और 15% में वो एसेट दिलवा देते हैं। ये जो सुविधाएं मिली है अडानी जी को, ये औरों को नहीं मिली है। कुछ एक कंपनी को इक्का दुक्का मिली है, जैसे बाबा रामदेव को मिली है कहीं कहीं पे टाटा को भी 1-2 जगह मिली है, लेकिन 80-85% हमारा मानना है होगा, ये जफर इस्लाम साहब बताएंगे हमें, वो कंपनियां अडानी जी ने टेक ओवर की है। और इससे बड़ा मुद्दा दूसरा है विवेक जी, अगर आप मुझे बोलने देंगे 1 मिनट। आज क्यों अडानी जी को डिस्कस करना जरूरी है, वो हर सेक्टर के अंदर इस समय मौजूद हैं। देश के अंदर क्रिटिकल सेक्टर होता है एनर्जी, क्रिटिकल सेक्टर होता है लॉजिस्टिक्स। एनर्जी में थर्मल पावर प्लांट उनके पास हैं, विंड प्लांट उनके पास हैं, उनके पास सोलर प्लांट हैं, बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क उनका है, बिजली का ट्रांसमिशन का नेटवर्क उनका है। तो पूरा सिस्टम एक व्यक्ति के पास आप ट्रांसफर कर रहे हैं। लॉजिस्टिक में जो आवाजाही होती है, व्यापार, पूरी अर्थव्यवस्था वो लॉजिस्टिक्स पे टिकी होती है। मतलब तो सफल जी, रोड मैं आप जहां उनको तक आपको दे रहे समझ हैं। पा रहा हूं, आप आप ये कह रहे हैं कि जी सफल जी, आप ये, मैं जफर जी, मैं आ रहा, मैं रोड उनको, सरेशवाला जी, मैं आ रहा हूं आपसे जवाब लेने के लिए। मैं एक थोड़ा क्लैरिटी चाह रहा था गुरदीप सफल जी से। पूरे आप देश बात को तो मुझे बिजली, देंगे ना। पूरे देश को बिजली अडानी पावर से मिल रही है, ये कह रहे हैं आप? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी आधुनिक मुल्क में मोनोपोलीज अलाउ नहीं की जाती है, और क्रॉस सेक्टोरल मोनोपोली तो बिल्कुल अलाउ नहीं की जाती है। एक व्यक्ति को बिजली के उत्पादन में, वो भी थर्मल, सोलर, विंड तीनों उत्पादन में, वही व्यक्ति को ट्रांसमिशन में आगे बढ़ाया जा रहा है, वही व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूशन में आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी पूरा सेक्टर आप एक को सौंप देंगे, और अगर वो डूबेगा तो फिर देश डूबेगा। इसी तरह से ठीक है, मैं एयरपोर्ट, जी, सड़क, मैं सरेशवाला जी से जवाब लूंगा। मेरे पास और भी सवाल हैं आपके लिए। कंटेनर, गुरदीप जी थोड़ा सा उसके वेट बाद कीजिएगा। कंटेनर्स, सरेशवाला कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद नहीं, जफर नहीं, इस्लाम जी के उसके पास बाद जा रहा हूं मैं। कंटेनर्स, सरेशवाला जी, उसके बाद साइलोस, ठीक है, उसके बाद साइलोस, ठीक है गुरदीप जी, एक सेकंड, हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ कंटेनर, सरेशवाला जी बोलिए। हाँ ठीक है गुरदीप जी, ठीक है, गुरदीप जी आ रहा हूं। गुरदीप जी थोड़ा सब्र रखिए, आपका लगता है फोन कट गया है, आवाज आ रही है मेरी आपको? तो हाँ थोड़ा सब्र रखिए, तो हाँ थोड़ा सब्र रखिए, मैं आ रहा हूं जवाब लेने के लिए। सरेशवाला जी कुछ कह रहे हैं, जी बोलिए सर। देखिए, एक तो मैं थोड़ा ऐड करूं यहां पर कि पहले मोदी साहब से पहले प्राइम मिनिस्टर के प्लेन में सब साथ में जाते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी और मीडिया वाले भी। ये मोदी साहब ने इसको तोड़ा। सबसे पहले मोदी साहब के प्लेन में कोई नहीं जाता, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, कोई मीडिया वाला नहीं, सिर्फ पीटीआई के लोग होते हैं और दूरदर्शन। एक मिनट मैं ऐड करता हूं, मैं एक मिनट, आप बहुत सीनियर आदमी हैं। गुरदीप जी एक सेकंड, एक एक करके करते हैं ना, एक लाइन पूछूंगा, समझदारी से बहस करते हैं, एक एक करके। ठीक है, एक एक करके बहस करते हैं। सरेशवाला जी को पूरा कर दीजिए। एक मिनट, आप एक ही सांस में सारे आरोप लगा के उसका जवाब नहीं ले सकते ना। सरेशवाला जी को पूरा करने दीजिए। हाँ सरेशवाला जी बोलिए। मैं टोकूंगा नहीं आपको। देखिए, मोदी साहब ने ये जो था ना कि जब साथ में प्लेन में प्राइम मिनिस्टर के जाते थे वो खत्म कर दिया। उनके प्लेन में कोई नहीं होता, यहां तक कि जिस होटल में प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वहां भी कोई नहीं होता। ये इन्होंने सबसे पहले खत्म किया, एक बात। दूसरी बात जो है, अब अडानी साहब का लीजिए, तो पावर में और उसमें वो थे पहले से, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि 2014 से पहले उनका कुछ था ही नहीं? नहीं था। पावर के अंदर और पोर्ट में और कोल में तो उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। यानी आपको उनको मार्क्स देने पड़ेंगे इस पर कि कोल से लेके, शिपिंग से लेके, पोर्ट से लेके, पावर प्लांट से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिसिटी घरों तक पहुंचाना, ये पूरा बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन उन्होंने किया है। और देखिए, कोई भी विदेशी आपके ताल्लुकात की बुनियाद पे पैसे नहीं डालता। आपके पास कितना दम है उसी की बुनियाद पे लोग पैसे डालते हैं। दूसरी बात,
अडानी साहब का मैं ये कहूंगा कि उनका जो पूरा एक्सपोजर है बैंकों का, सिर्फ 35% इंडियन बैंक्स है, लेस देन 35%। 65% से ज्यादा फॉरेन बैंक्स है जिन्होंने उनको लोन दी है। तो इसलिए यह कहना कि कोई प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुकात की बुनियाद पे कोई ऊपर चला जाए, ये मैं समझता हूं कि ये नाइंसाफी होगी। ठीक है सर, ठीक है सरेश वाला जी, मैं जफर इस्लाम जी से जवाब ले लूं, उसके बाद संजीव जी आ रहा हूं, गुरदीप जी उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। जफर इस्लाम जी, बोलने दीजिए। अडानी को सरकार ने कितना बैक किया, कब कब बैक किया, क्या अडानी के अमीर बनने के पीछे भी सरकार का हाथ है? यह सीधा सवाल है कांग्रेस पार्टी का। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहें, वो अपने पार्टी को समझ नहीं पाए, अपने पार्टी के लीडर्स को नहीं समझ पाए, इसलिए लीडर्स भी छोड़ रहे हैं। वो एक बिजनेस करने वाले को, मेहनत करने वाले को क्या समझ पाएंगे? जिसने मेहनत किया उसने बिजनेस किया, और एक नहीं अनेक बिजनेसमैन बढ़े हैं, उनके समय भी बढ़े हैं और आज भी बढ़े हैं। बिजनेस करने वाला अपना बिजनेस करता है, उसको अपॉर्चुनिटी कहते हैं ना, लोग अंग्रेजी में कहते हैं कि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कि अपॉर्चुनिटी जो है स्निफ कर पाते हैं, और वो एबिलिटी जिसमें है वही बिजनेसमैन अच्छा कर पाता है। तो वो जिसमें एबिलिटी नहीं, आप लाख उसके सामने अपॉर्चुनिटी रख दी, उसको अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं है, जैसे राहुल गांधी जी। अब जिनका अपना ही किरदार इतना गंदा हो, जिनके दामन में इतने दाग हो, जिनकी पार्टी ऑफ स्कैम्स, जफर इस्लाम साहब, किरदार गंदा हो के आप एक्सप्लेन करेंगे? किरदार गंदा होगा मतलब क्या है? एक मिनट बता रहे, एक मिनट। किरदार गंदा हो, किरदार मतलब हमने करप्शन के बारे में बात कर रहे हैं बस सिर्फ। नहीं, किरदार गंदा हो बोला तो मुझे बोलना सुन लीजिए पड़ेगा मेरी ना। बात आपने। अरे एक किरदार गंदा हो से मतलब क्या है? नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, मैं करप्शन, अरे एक मिनट सुन तो लीजिए ना भाई, मेरी बात तो आप सुनिए। करप्शन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं। जो करप्शन में जिस पार्टी में इतने सारे लोग और आपके समय में जेल गए हुए हैं। नहीं, 9 साल हो गए। एक मिनट सुन तो लीजिए, आप पहले तो आपको रोका नहीं। अरे आप अपनी बात जब आएंगे तो कह दीजिएगा। अरे ठीक है, गुरदीप जी जवाब ले लेते हैं, बोलिए जफर इस्लाम जी। हाँ। बोल लीजिएगा आप। अभी हम सफल साहब, मैं कह रहा हूं आपके बारे में, आपके लिए मैंने तो आपसे जरा सा बीच में टोका ही नहीं, आपने जितना कहना था कह दिया। अभी परेशानी क्यों हो रही है आपको? मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या इन्होंने जो कोल माइंस इंडोनेशिया में 2008 में खरीदा था, क्या हमारी सरकार थी कि यूपीए की? जब कार्माइकल जो कोल माइंस ऑस्ट्रेलिया में थी, उस वक्त क्या हमारी सरकार थी 2010 में? क्या 2010 में जब इंडोनेशिया में रेल ट्रैक बिछाने की बात की उन्होंने, तो क्या एक $1.65 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से 2010 में, तो क्या उस वक्त हमारी सरकार थी? ऐसे अनेक काम उन्होंने किए हैं, और मैं भी एक बिजनेसमैन एक बैंकर की तरह जानता हूं उनको। उन्होंने बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन ग्लोबली किए हैं जो कि फॉरेन बैंकर्स के साथ किए। आज उनका देखिए जो ओवरसीज में, मैं उनका कोई स्पोक्स पर्सन है, लेकिन चूंकि आप, मैं एक बैंकर कैसे से कह रहा हूं कि ओवरसीज में जो एक्सपोजर है, जैसा जफर सरेशवाला जी कह रहे थे, तो वो कैपिटल मार्केट में जो बॉन्ड ट्रांजैक्शन है, उसमें तो हजारों हजार निवेशक है और हजारों इन्वेस्टर हैं, वो अपने। यानी कि कहा जा रहा है कि जफर इस्लाम जी आप जो कह रहे हैं कि यूपीए के टाइम में विदेशों में ठेके मिले और निवेश हुआ। ठीक है, जवाब ले जी लीजिए। मैं ले रहा हूं जवाब, संजीव श्रीवास्तव जी के पास जा रहा हूं। जफर इस्लाम जी ठीक है, एक सेकंड, बोलिए। एक सेकंड पूरी बात खत्म करने दीजिए, बहुत देर से सुन रहा हूं। हर बिजनेसमैन को अधिकार है अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की, आगे बढ़ने की, और पॉलिसी के हिसाब से जिसको जो जहां समझ में आता है। दुनिया में वो तरक्की कर रहे, हर चीज हिंदुस्तान में नहीं खरीद रहे, पैसा भी बाहर का लगा रहे, बाहर में कंपनियां खरीद रहे। हमें से आपको इसमें क्या आपत्ति है? दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आप अपने हिसाब से देखिए, अपने पार्टी के कितने लोगों ने करप्शन किया है, कितने लोग जो है बेल से बाहर हैं, कितने लोग। संजीव श्रीवास्तव जी के पास जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। सफल साहब मैं आ रहा हूं, एक कमेंट ले लूं मैं। संजीव जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। संजीव जी मैं एक सेकंड, सफल जी एक सेकंड, मैं आ रहा हूं आपके पास। संजीव जी, जिस तरह से जफर इस्लाम ने कहा, या फिर जफर सरेशवाला भी कह रहे थे कि यूपीए के टाइम में भी इस तरह के जो टेंडर्स है वो बाहर मिले, इंडोनेशिया की बात हो, ऑस्ट्रेलिया की बात हो, प्लस उन्होंने ये भी कहा कि 35% से कम भारतीय बैंकों की हिस्सेदारी है, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट विदेशी बैंकों की है। तो क्या 2024 के पहले, जैसे चौकीदार चोर है, राफेल के मामले को उठाया गया, वही एक हमारे दो वाला कहावत लगाकर 2024 की नैया पार करने की कोशिश है? संजीव जी देखिए, अगर जो आखिरी बिंदु पे सबसे पहले आए तो
कितना कामयाब होता है, कितना कारगर होता है, ये अभी नहीं कह सकते हम 2023 के शुरू में। लेकिन अडानी 2024 का एक चुनावी मुद्दा बनेगा, ये तो लगभग तय सी बात है, तो उसमें कोई शक नहीं है। वो रफाल और अनिल अंबानी वाला वक्त अलग था, वो उस समय वो चार्ज स्टिक नहीं किया, और किसी वजह से एक देश की मनोदशा भी ऐसी थी और सोच भी ऐसा था। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सोच आज बदल गया है, कि नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत जो छवि है वो रफाल के मामले में इतनी डायरेक्टली हिट नहीं हो रही थी, और एक जनता का मानस ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि नरेंद्र मोदी को चोर की तरह देखें या भ्रष्टाचारी की तरह देखें जी। लेकिन 2019 और 2023 में और अडानी और अनिल अंबानी के केस में काफी फर्क है। वो एक आइसोलेटेड केस था, और ये बात जी। भी मैं शुरू में ही कह दूं कि जो राहुल गांधी खुद कह चुके हैं और जो यहाँ पे भी लगभग सभी बोल रहे हैं, हाँ। जफर सरेशवाला बोले, जफर इस्लाम बोले, गुरदीप सप्पल साहब बोले, न तो कोई उद्यम के खिलाफ है, जी। न कोई बिजनेस के खिलाफ है, न कोई उद्योगपति के खिलाफ है। सवाल कब उठते हैं? जी। सवाल जब उठते हैं कि कोई अनड्यू एडवांटेज या किसी सरकार के समर्थन से कोई बहुत बड़ा एकदम से होके और दूसरों के एक्सपेंस पे बड़ा हो रहा है। जैसे एक आरोप जीवी के एयरपोर्ट का है, और वो देखिए किसी अदालत में प्रूव होनी हो, किसी संसद में बहस का, वो एक आम एक तरह का फोकलोर है, लोक कथा बन गई है आज के भारत में। जीवी के बंबई एयरपोर्ट किस तरह से अडानी को ट्रांसफर हो, उसके बारे में सबका अपना एक मत है, और वो सही है गलत है, किसी के पास कोई साक्ष्य है, प्रमाण है, नहीं है, वो नहीं है, लेकिन वो सबको मालूम है जीवी के नहीं देना चाहता था, जीवी को देना पड़ गया, ऐसा माना जाता है। ये भी मैं कैसे कह दूं कि सही है? देखिए, बात सिर्फ ये है कि, और ये भी कोई पहली बार नहीं हो रहा भारत के इतिहास में कि कोई उद्योगपति पहली बार किसी सरकार के समर्थन से आगे बढ़ा है। ऐसे पहले भी कई उदाहरण है, लेकिन ये जो अप्रत्याशित बढ़त हुई है, एक्सपोनेंशियल, क्या मतलब ड्रामेटिकली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। जैसे राहुल गांधी ने आज का 600 नंबर से 2 नंबर, 2-4 बिलियन से 140 बिलियन, और एक जहां पे क्लियरली गवर्नमेंट का कितनी भी हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन एक ओपन उसकी बात करें, लेकिन ये एयरपोर्ट्स, डिफेंस, ये सब सेक्टर्स ऐसे हैं जहां कितनी भी बात कर लें, लेकिन सबको मालूम है कहीं ना कहीं सरकार का हाथ आपके आगे पीछे होना चाहिए, तभी आप उस तरह से एक अरबी घोड़े की तरह भागोगे। नहीं तो काठियावाड़ी या राजस्थानी या किसी और घोड़े की तरह से थोड़े उस तरह की रेस के अंदर एकदम सबसे आगे नहीं हो सकते। तो वो संदेह जो पैदा हुए हैं, एक तो लोगों को उसके जवाब चाहिए। मुद्दा बनता है कितना, क्योंकि मुझे आज भी लगता है कि नरेंद्र मोदी काफी हद तक एक ऐसी शख्सियत है जिन पे खुद पे कोई भी चार्ज स्टिक कराना आसान नहीं है। उनकी एक छवि है, चाहे हम उनके समर्थक हो या विरोधी हो, लेकिन एक टेफ्लॉन की छवि है नरेंद्र मोदी जी की। कि उनको लोग आज भी कटघरे में सीधे सीधे खड़ा नहीं करते, लेकिन पहली बार इतने तगड़े ढंग से प्रश्न उठ रहे हैं। अब वो इसका किस तरह से जवाब देते हैं, निराकरण करते हैं। ये सही बात है, जफर सरेशवाला ने कहा कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर तो अपने बलबूते पे पैसे लगाएगा, जहां उसको मुनाफा दिख रहा होगा वहां लगाएगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये कोइंसिडेंसेस भी, क्या ना, ये कहते हैं ना कि भाई एक बार होता है तो चांस है, दूसरी बार ग्रोथ को लेकर आप कह रहे हैं, ग्रोथ को लेकर सवाल बार हुआ जी, तो फिर वो चांस और कोइंसिडेंस से बात आगे बढ़ जाती है। अलग अलग देशों में, श्रीलंका में क्या हुआ था, वहां श्रीलंका की किसी ने बात नहीं की। तो 3-4 सवाल हैं। एक तो ऐसा क्यों है कि कुछ ऐसे ओवरसीज फंड्स हैं जो सिर्फ अडानी में इन्वेस्ट करते हैं, उसका क्या जवाब है? अभी तक कहीं कोई उत्तर नहीं आया। स्वयं अडानी जी के जो एक बिल्कुल करीबी रिश्तेदार के भाई हैं, उनके बारे में इतने संशय वाले बातें उठ रही हैं, उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता। और इसमें कोई शक नहीं है कि अडानी जी ने जो बिजनेसेस एस्टैब्लिश किए हैं, मैं उनकी भी साथ साथ ये प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने देश के भविष्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ा कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें टाइम लगता है। बट देखिए, एक बात होती है रियलिटी की, एक परसेप्शन की। जी, परसेप्शन आप दोनों संजीव जी, जैसा कि मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूं, और वो परसेप्शन की दुनिया में उस कटघरे में कितना बीजेपी खड़ी होती है उनके साथ जी, वो अभी समय और चुनाव और ये सब जनता की ओपिनियन, मैं, आप, जफर इस्लाम, गुरदीप सप्पल, कोई नहीं बता सकते, वो तो जनता ही बताएगी। ठीक है, उसको जनता पे छोड़ा जाना चाहिए। गुरदीप सप्पल कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन गुरदीप जी, संजीव जी की बात से जितना समझ आ रहा है, वो कह रहे हैं जो ग्रोथ है वो अनएक्सपेक्शनल है, इस तरह का हाइक अमूमन देखने को नहीं मिलता, पहली बात। दूसरी बात, वो ये भी कह रहे हैं कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर देश को आगे बढ़ाने में या देश में जितना
इन्वेस्टमेंट वो लेकर आए, वो उसकी तारीफ होनी चाहिए। तो इसमें एक बात जो निकल कर आ रही है कि इसमें सिर्फ ये जो ग्रोथ है इसको मैंने ये चेक नहीं कहा। जी मैंने जी ये संजीव नहीं जी, कहा, हाँ sorry। हाँ ठीक है। अब क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैंने एक ये नहीं मिनट, कहा। हाँ, जी, मैंने विवेक ये जी। कहा कि उनके उनके प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन जिस तरह का उनका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और जिस तरह की कैपिटल मार्केट्स में उनकी कंपनीज के शेयर्स की एक एक्सपोनेंशियल बढ़त हुई थी, जी। वो सब कहीं ना कहीं संदेह खड़ा करते हैं और उस पे एक ईमानदार तरह से जांच हो या कोई उन सवालों के उत्तर मिलने चाहिए। ठीक है, इतना गुरदीप हम एक सप्पल जी। प्रजातंत्र में इस बात के हकदार हैं। देखिए विवेक जी, जब बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि अडानी जी पहले भी बिजनेसमैन थे सफल, तो उससे तो हम इनकार नहीं करते। कांग्रेस ने कभी ये नहीं बोला कि उसके राज में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स डेवलप नहीं हुए। अडानी जी भी हुए और दूसरे लोग भी हुए, इसमें कोई हम पे आरोप वाली बात तो है नहीं। सवाल ये है कि क्या चीज छुपाई जा रही है। अब मेरी जफर इस्लाम जी से सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, जफर जी सीधे जवाब दीजिएगा। अभी कल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट की, ठीक है, उस रिपोर्ट में ये कहा, बताया, उनकी खोजी रिपोर्ट थी, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी, कि अडानी पावर में एक जो इन्वेस्टिंग कंपनी है वो ओपल इन्वेस्टमेंट है, और अडानी पावर ने अपने लेटेस्ट क्वार्टरली उसमें रिपोर्ट में लिखा है कि ओपल इन्वेस्टमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खोज करके ये बता दिया कि ओपल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिंक द्वारा फ्लोटेड है, जिसके की डायरेक्टर गौतम अडानी है, इनके बड़ाई भाई, और अडानी पावर के सीईओ सुबीर मित्रा हैं। अब भारतीय कानून के अनुसार ये बेनामी इन्वेस्टमेंट है, जो कि ईडी के पास जाना चाहिए, जिसमें 7 साल की सजा है। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए। गुरदीप सप्पल जी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल का आप जो हवाला दे रहे थे गुरदीप जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। पिछले साल सितंबर में 2000 पूरा कर दूं। हाँ कर दीजिएगा, मैं नहीं, एक छोटा सा पूरी कर फैक्ट ऐड दीजिए। कर दूं इसमें, तो उसके मेरा बाद एक अपना सवाल सीधा सा है। गुरदीप नहीं, जी, मेरा एक सवाल सीधा मैं सा है। दर्शकों को एक बात बता बोलिए। दूं, उसके बाद आप अपना जवाब पूरा कर लीजिएगा, फिर मैं जफर इस्लाम से जवाब ले लूंगा। पिछले साल सितंबर में 2022 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक विज्ञापन निकाला। इसमें भारत के वित्त मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज समेत 14 लोगों के नाम थे, जिसको वांटेड बताया गया। वांटेड के साथ ये फोटो लगाई, और साथ ही साथ इसी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, जिसका आप हवाला दे रहे हैं, चूंकि अपने वॉल स्ट्रीट जर्नल का मैं उसकी नीयत के बारे में दर्शकों को बताना चाहता हूं। उसमें लिखा गया कि भारत में निवेश ना करें, भारत निवेश के लिए अच्छा देश नहीं रह गया है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल भारत के लिए क्या सोचता है, किस तरह की सोच रखता है, यह दर्शकों को मैं बताना चाहता था, मैंने बता दिया, कुछ दर्शकों को मालूम भी होगा। बाकी आपका सवाल पूरा कीजिए, फिर मैं जफर इस्लाम जी के पास जाता हूं। हाँ, देखिए विवेक जी, ये बहुत अच्छा है कि इंडिया टीवी जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल की हैसियत दुनिया को बता रहा है। उस वॉल स्ट्रीट जर्नल की, जो दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है, उसमें छपने वाला एड, जो एड की आप बात की, वो वैसे ही है जैसे भारत के अखबारों में वो क्या है, काले जादू के एड भी छपते हैं, ठीक है, तंत्र मंत्र के ऐड भी छपते हैं, और बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स के ऐड भी छपते हैं। तो ऐड कहीं भी कुछ भी छप सकता है। जो अखबार आपके वित्त मंत्री को, एक मिनट, पूरी बात विवेक जी, पूरी बात, जो अखबार आपके वित्त मंत्री को वांटेड बताए, ठीक है, टोकिए मत, अब बोलिए। आप इंडिया टीवी की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे थे, इसलिए मुझे आपसे सवाल पूछना पड़ेगा और आपको टोकना भी पड़ेगा। ये बोला, मुझे ये बोला सीधा सा कि इंडिया टीवी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को नकार दिया उस विज्ञापन के दम पे, जो पेड विज्ञापन था। पेड इंडिया टीवी की पत्रकारिता खूबी है। अब छोड़िए, मेरा सवाल सीधा सा है, क्या जफर साहब ये बताएंगे कि एक खबर आई कि शेल कंपनी के थ्रू बेनामी ट्रांजैक्शन से इन्वेस्टमेंट हुआ, अडानी के भाई और अडानी के पावर के सीईओ उसमें शामिल हैं। अब क्या इस बात की सत्यता की जांच मोदी सरकार करेगी, जो करप्शन को बिल्कुल सहन नहीं करने की बात करती है, या उन्होंने आंखें मूंद ली हैं कि अडानी जी के नाम पे कुछ भी हो सकता है, ईडी का उपयोग केवल राजनेताओं के लिए है, अडानी की उसमें अगर इन्वेस्टमेंट ऐसे आएगा तो हम आंख बंद कर देंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। यह सवाल मेरा जफर इस्लाम साहब से है। ठीक है, जफर इस्लाम जी। देखिए, हर चीज के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है। अगर किसी तरह के इस तरह के कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन है, कोई ऐसा फर्जी रिपोर्ट हो, सही रिपोर्ट हो, कुछ भी हो, उसके संज्ञान लेने के लिए रेगुलेटरी बॉडी बनी है।
रेगुलेटरी बॉडी अपने संज्ञान लेती है, अपना इन्वेस्टिगेशन करती है, अपना उस पे दंडित करती है, अगर ये या फिर बरी करती है या फिर उस पे अपना कोई कमेंट करती है। इसमें क्या आपको कमेंट करने का अधिकार है या मुझे कमेंट करने का अधिकार है? जब रेगुलेटरी बॉडी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करने का, तो उसको काम करने दीजिए अपना। वो आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जितना अब ध्यान नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में जितना इस सरकार ने संवेदनशील तरीके से सोचा, समझा और इंप्लीमेंट किया, उतना तो कभी किसी सरकारों ने कभी सोचा ही नहीं था या ध्यान दिया था। अब बात रही, आप हर बात में अमेरिका के न्यूज़पेपर को कोट करते हैं, नहीं, अमेरिका के न्यूज़पेपर को कोट करते हैं और अपने देश को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हर चीज में आप अमेरिका के न्यूज़पेपर, इसलिए कि वहां पर भी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इंडिया के लोगों को वहां पर प्रमोट होने का मौका मिलता है, वहां पर अपनी झूठ बात को रचने का मौका मिलता है उन न्यूज़पेपर जिसको आप एक सवाल जफर इस्लाम जी, एक सवाल जो जी संजीव जी भी पूछ रहे थे उसका जवाब भी दे दीजिएगा। राहुल गांधी ने आज सदन में पूछा, गुरदीप जी नहीं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोल दी। मैं पूछ लूं पहले, फिर आप पूछ लीजिएगा। आरोप आएगा तो ना आपको अधिकार है ना हमको अधिकार है। सप्पल जी एक सेकंड जवाब दे दीजिएगा, थोड़ा धीरज रखिए। वो संजीव जी ने जो आरोप लगाया, मैं उस पर भी सवाल ले लूं ना। जफर जी कह रहे हैं वो 609वें नंबर से 2 नंबर के रिचेस्ट आदमी कैसे बन गया पूरी दुनिया के? अरे भाई देखिए, ये कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको आदमी को समझने की जरूरत है, उसको बताने की जरूरत नहीं। अगर बिजनेस है, और ये कोई ऐसा नहीं कि कैश उनके बैंक अकाउंट में रह गया, अगर बिजनेस ग्रो करता है तो इसमें ऐसा होता है कि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स जो ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पोटेंशियल ज्यादा है, उसके शेयर्स को खरीदती है और उसके वजह से उसका अप्रिसिएशन होता है। ये दुनिया का दस्तूर है, खाली हिंदुस्तान में नहीं। आज एप्पल कितना ऊपर में है, क्या एप्पल जब शुरू हुआ था तो या इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो आपको आईटी सेक्टर में कितनी कंपनियां ऐसी हैं जिसका 10 रुपए का शेयर आया था, आज उनके स्प्लिट होने के बाद, उनको कितने बार बोनस देने के बाद, कितना कुछ देने के बाद भी आज उसकी 10 रुपए के शेयर 50,000 60,000 रुपये है। तो वो ग्रो की ना, लोगों के पोटेंशियल देखा, ग्रो की। इसमें हम और आप क्या बोलेंगे? इसमें जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, रिस्क एंड रिवॉर्ड उसको पता है। सरकार के निजाम के हिसाब से किसी भी इन्वेस्टर के लिए बराबर इन्वेस्टर अवेयरनेस चलाया जाता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड अपना समझिए, कोई चीज को इन्वेस्टमेंट करने से पहले समझिए। ये किया जाता है, जो हर सरकारों ने किया, हमारी सरकारों ने भी किया। लेकिन इसमें यह कहना कि कैपिटल और उसके बाद पैसे अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसके लिए पैसे ग्लोबल इन्वेस्टर डाल रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, इंडिया के इन्वेस्टर नहीं, ग्लोबल। इंडिया तो बहुत छोटा सा मिनिस्क्यूल है। ग्रोथ कैपिटल बाहर से आता है, इक्विटी कैपिटल बाहर से आता है, और बाहर से जब आता है तो जाहिर है दुनिया के लोगों ने अपना ड्यू डिलिजेंस किया, अपने हिसाब से पैसा डाला, और अगर कंपनियों में उसको फायदा दिखता है, बड़ा पोटेंशियल दिखता है तो बढ़ता है। वो कोई बैंक में उनके अकाउंट में पैसा नहीं आता, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे वो नंबरिंग होती है, उसका कोई महत्व नहीं है। वो तो सिर्फ ये जो दुनिया को बेवकूफ बनाने का एक तरीका कि ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 ये तो डायनेमिक प्रोसेस है, कभी भी ऊपर नीचे होता है, इसलिए कि आपके मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना है उसके बेसिस पे आपका पोजीशन रहता है। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट ड्रिवन है, डायनेमिक प्रोसेस है, यू आर एक्सपोज टू मार्केट, तो मार्केट रिस्क पे एक्सपोज, कभी भी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, उससे क्या 600 नंबर, 200 नंबर, 500 नंबर, उससे मतलब नहीं। आप ये बताइए कि जो कांग्रेस की सरकार लोग जो इतना कुकर्म करके इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, उनके बारे में अभी फर्स्ट परिवार जो फर्स्ट फैमिली है कांग्रेस की, अब देखिए ना वो बेल पे हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी के बारे में आपको पता ही है, डीएलएफ के साथ क्या किया आपने, राजस्थान में क्या किया। अब ये बात करप्शन जो है वो उसके बारे में चलिए ठीक है, अगर ये मान ले, अगर ये मान ले जो बात आप कह रहे हैं वो 100% सच है, तो फिर इसमें जेपीसी से कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? विवेक जी इस पे जवाब लीजिएगा। पहले कांग्रेस का नाम लिया है पहले, उसके बाद उन पे जाइए दोबारा दूसरे क्वेश्चन पे जी। नहीं तो नहीं, पहले आप मेरा जवाब लीजिए। एक लाइन देखिए जेपीसी और ये वो पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन हो रहा है, वो सारी चीजें जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस होती है, उस पे अपने पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वहां चर्चा करें, उस चीज पे चर्चा करें। सफल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सफल जी
विवेक जी, पहली बात तो जफर साहब ने ये बोला कि अगर कोई खबर आती है तो रेगुलेटरी बॉडी देखेगी, इस पे ना आपको बोलने का हक है ना हमको। तो ये तो डेमोक्रेसी के खत्म करके सीधे सीधे डिक्टेटरशिप की भाषा बोल दी, उस पे तो मुझे कुछ कहनी है। दर्शक अपने आप देख लें कि क्या किसी भी स्कैम के ऊपर, किसी भी अनियमितता के ऊपर विपक्ष को बोलने का भी अधिकार आप नहीं देंगे। दूसरी बात, आपने कहा रेगुलेटरी बॉडी, हमारी शिकायत क्या है? मैंने ऐसा नहीं कहा सफल रेगुलेटरी साहब, बॉडी ऐसा देखी नहीं कहा आप जिस तरह से आप रख रहे हो। जफर साहब, नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं, मैंने कहा कि रेगुलेटरी बॉडी इस पे कमेंट करेगी, उसको संज्ञान में लेगी और कमेंट करेगी, उसका इन्वेस्टिगेट करेगी। सवाल उसमें क्या हम और आप इन्वेस्टिगेट करेंगे? अभी तक 5 शेल कंपनीज का पता लग गया, 10 दिन हो गया। उन 5 शेल कंपनीज के ऊपर कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई अभी तक। कब होगी? मेरे जवाब के बाद आप डेट बता दीजिए कि कब उन पे एफआईआर होगी या कब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। तीसरी बात, रेगुलेटरी बातें आपने की, मैं आपको एक केस बताता हूं जफर साहब। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसका पीएफ का या पेंशन का फंड था, वो फंड डीएचएफएल में लगाया गया, जो डीएफएचएल गिर रहा था, सिंकिंग कंपनी थी, उसका स्कैम हुआ। तो बिना रेगुलेटरी बॉडी की जांच के आपकी सरकार ने उसके सीएमडी को गिरफ्तार किया, उसके बाकी अफसरों को गिरफ्तार किया, 3-4 साल जेल में रखा। तब कोई रेगुलेटरी बॉडी आपने बात नहीं की। आज अब सेम केस हम बात करते हैं कि एलआईसी ने एक डूबते फंड में दोबारा इन्वेस्ट किया पिछले 10 दिन के अंदर, तो आप रेगुलेटरी बॉडी की बात करते हैं। तो ये पिक एंड चूज करके लॉ नहीं चलता। और आखिरी बात, आपने कहा कांग्रेस के नेताओं पे केस चल रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री जी मोदी जी, जो आपकी पार्टी के हैं, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, 2014 के पहले बड़े भाषण देते थे कि राजनीतिक केस 6 महीने के अंदर खत्म करेंगे। 9 साल हो गए, करप्शन के तो खत्म करते ना। कितना वक्त चाहिए था आपको? पूरी सरकार आपके पास, एजेंसीज आपके पास। अगर कांग्रेस ने करप्शन किया है तो आप एक्शन लेते। अब तक सिर्फ भाषणबाजी मत दीजिए और इसी तरह से अडानी के ऊपर बचाइए मत, संजीव एक्शन जी दीजिए। मैं इसका जवाब लूंगा जफर जी से। संजीव जी, एक और जो फैक्ट है वो सामने ये है कि जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है, सदन में राहुल गांधी जी ने भी बहुत सारे आरोप लगा और जांच की मांग की, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी अडानी जी को काम मिलता है, केरल में भी काम मिलता है, पंजाब में भी काम मिलता है जहां पहले सरकार थी। इसके अलावा और भी स्टेट्स हैं जहां पर, राजस्थान में भी काम मिलता है, वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम मिलता है। तो ये कैसे मुमकिन हो जाता है कि दोनों तरफ से बातें कैसे की जा सकती है एक साथ? संजीव जी। देखिए, मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, ना राजस्थान गवर्नमेंट का, ना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, ना गुजरात गवर्नमेंट के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ। बात बड़ी सिंपल सी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद दुनिया भर में अडानी के बॉन्ड्स में ज़बरदस्त बिकवाली हुई। क्रेडिट स्विस, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे बड़े बैंक्स ने उसकी बॉन्ड में डीलिंग्स पे रोक लगाई। उसके साथ साथ ही आज जेपी मॉर्गन जैसे एक बहुत ही विख्यात और जाने माने बड़े बैंक ने कहा कि उसके बॉन्ड्स में कारोबार जारी रहना चाहिए, हमें कोई अभी फिलहाल रिस्क नहीं दिख रहा। तो ये इतनी जब सरगर्मी चल रही है किसी चीज़ पे, और रिपोर्ट में और उसके बाद में जो लोगों ने बातें लिखी हैं, यही शेल कंपनीज के मुतल्लिक, इर्रेगुलर सा दिखने वाले निवेश के मुतल्लिक, कुछ मोनोपलीज के बारे में, कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। तो वो अडानी का ग्रुप इस समय, हम तो जज ज्यूरी बन नहीं सकते, लेकिन डेफिनेटली संदेह के घेरे में है। अब उसको एक पक्ष तो ऐसे कह रहा है ये तो भारत पे ही हमला है, अडानी पे हमला नहीं है, ये तो भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा तो बेबुनियाद कोई बात ही नहीं होती। आपको भी ध्यान होगा, पहले दिन अडानी जी के प्रवक्ता जो बोले थे हिंडनबर्ग रिपोर्ट के साथ, वो तिरंगा लगा के बोले थे, फिर उनकी भी समझ में आ गई कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है। खुद गौतम भाई अडानी ने जब भाषण दिया, अपना स्पीच स्टेटमेंट जारी किया, तो उन्होंने तिरंगे का सहारा नहीं लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आने वाली बात थी। वो एक अलग पूरी जो पॉलिसी और पॉलिटिक्स जिस तरह चल रही है उसकी दिशा है कि किसी पे भी अटैक हो जो बीजेपी के आसपास दिखे तो उसको कंट्री पे अटैक पे कन्वर्ट कर दो। जैसे अभी आप वॉल स्ट्रीट जर्नल को क्वेश्चन कर रहे थे, वो सब अलग बात है। मेरी बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे सवाल उठ रहे हैं तो किसी को भी जांच से क्यों भागना चाहिए और उसमें तत्परता क्यों नहीं दिखानी चाहिए, रात दिन की और डिले और हम बातें करें, इतनी टीवी पे चर्चाएं हों। भाई इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, वो किसी के पीछे इतनी आजकल तो चुटकियों में लगती हैं जब आपको कन्वीनियंट होता है या जब आप समझते हैं कि ये सही हमारे पक्ष के लोग हैं। तो बस वो थोड़ा सा एक सीजर्स वाइफ वाली बात है। हिडनबर्ग सवाल अडानी पे फाइनल कॉल जजमेंट लेने की स्थिति में नहीं है, हमारे पास उस तरह के फैक्ट्स हैं, लेकिन इतने कई सारे मुद्दे आ गए
जिन पे क्लियर किसी बड़ी एजेंसी का, बड़ी किसी ठीक है। कोर्ट का मैं क्लीन चिट मिलनी जी। चाहिए या उसको आरोपी साबित होना चाहिए। उसमें किस बात की देरी हो रही है? हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो बहुत सवाल पूछे गए, वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी सवाल पूछे जाते हैं, बीबीसी में भी सवाल पूछे जाते हैं, तो फिर इंडिया टीवी के सवालों से ऐतराज क्यों होना चाहिए? मेरे मन में छोटी सी बात आई थी तो मैंने इसका चर्चा कर दिया। उसका जवाब देने के लिए बैठे हैं। गुरदीप सप्पल जी से मैं वो सवाल पूछ लूं। बिल्कुल, उसमें कोई गलत बात नहीं। बिल्कुल स्वागत है सप्पल जी, सवाल का। जवाब देने के लिए बैठे सप्पल जी, ये कांग्रेस रूलिंग स्टेट में भी अडानी जी को बड़ा काम मिला, ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या इसमें राहुल गांधी की मदद हुई या फिर कांग्रेस पार्टी ने कोई मदद की? विवेक जी, जी, कांग्रेस रूलिंग स्टेट में नहीं, जब यूपीए पावर में थी तब भी उनको काम मिलता था। हम यही तो कह रहे हैं कि भारत की वो व्यवस्था रही है और हमारे राज्यों में अभी भी व्यवस्था है कि फेयर कंपटीशन पे काम मिलता है। जब अनफेयर कंपटीशन पे और मोनोपोलीज क्रिएट की जा रही हैं सरकार की मदद से, उसका विरोध करते हैं। इतनी तो कॉमन सेंस इस देश के आम आदमी को भी है कि अगर एक ही व्यक्ति के पास सड़क, पोर्ट, एयरपोर्ट, भंडारण क्षमता, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन खरीदने का काम सब एक पे होगा, ठीक है। तो ये मोनोपोली मैं होगी। एक छोटा सा आंसर जफर इस्लाम से ले लूं, कि एक लाइन का 10 सेकंड है मेरे पास। पावर प्रोडक्शन, जफर जी, जब सब कुछ इतना पाक साफ है चाहिए शीशे की तरह, तो दूध का दूध, पानी का पानी कर ही दें। अगर जांच की बात हो रही है या फिर कुछ हो रही है तो उस पर पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दीजिए। अरे हम भी तो जांच ही मांग रहे हैं, हमको कह रहे हैं मैं कि भी अभी वही आप सवाल इस्तीफा पूछ दीजिए रहा हूं, मोदी जी। जल्दी से। हाँ, नहीं, देखिए, हमने मोदी जी से इस्तीफा नहीं मांगा, हमने सिर्फ जांच पार्टी मांगी का है। क्या उसमें क्या आपत्ति है? देखिए, ये एक प्राइवेट कारोबारी के बारे में बात हो रही है जी, और मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि रेगुलेटरी बॉडी और जो जैसे आरबीआई ने, मतलब आप कह रहे हैं कि एजेंसियां अपना काम देखेंगी और एजेंसी अपने हिसाब से फैसला करेगी और इस हिसाब से जो भी उसमें उन्होंने कहा नहीं, आप कह रहे हैं। नहीं, वही कह रहे हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो अपना काम करेंगी। नहीं है, अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।